हेलो स्टूडेंट्स, मनीधर साइंस स्कूल के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। अपना चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। पार्ट नंबर 1 हो चुका है, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल किसे कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल किसे कहते हैं, तो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को ही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं। ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, एक पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, एक नॉन पोलर। जो कि पार्ट नंबर 1 में हमने अच्छे से पढ़ा था कि पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है। पोलर में क्या होता था, पोलर में कोएक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रख रहे थे तो भी क्या बन रहे थे, डाइपोल बन रहे थे, लेकिन वो रैंडमली ओरिएंटेड थे, ठीक है। और नॉन पोलर में क्या हो रहा था, कोई डाइपोल नहीं बन रहा था। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा था तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज थे वो एक ही जगह रखे हुए थे। इसमें रैंडमली ओरिएंटेड थे, मतलब इसका नेट जो डाइपोल मोमेंट था वो जीरो था। देखो, इसमें पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है, लेकिन किसी सब्सटेंस का देखेंगे तो सब्सटेंस में बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, जिसकी वजह से नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है। और इसमें तो किसी एक का भी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि P बराबर Q इंटू 2a होता है। 2a मतलब दोनों पॉजिटिव नेगेटिव के बीच की दूरी, और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव के बीच की दूरी जीरो है। इसलिए या इसका किसी एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो है, तो एक का जीरो है तो पूरे सब्सटेंस का भी जीरो होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो क्या होगा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो क्या होगा, जो डाइपोल्स जो हैं वो इंड्यूस होना स्टार्ट होंगे, यानी अलाइन होना स्टार्ट होंगे किसकी डायरेक्शन में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। लेट अस कंसीडर ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होंगे, तो एक तरफ नेगेटिव चार्ज की लेयर बन रही है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज की लेयर बन रही है। तो हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाते हुए होती हैं और नेगेटिव चार्ज की ओर आते हुए होती हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो नेगेटिव चार्ज की ओर आते हुए होती हैं। तो पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी इसके अंदर, सही बात है। तो कितनी उसको बोलेंगे, ई इंड्यूस्ड। क्या बोलेंगे, ये है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस सब्सटेंस की ई नेट निकालें तो क्या आएगी, ई नेट आएगी ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड। एक तो ये बात है। दूसरी है कि ई नेट जो है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी वो कम आएगी ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। कम क्यों आएगी, क्योंकि देखो नेट का मान जो है एक्सटर्नल से कुछ कम हो रहा है, एक्सटर्नल से कुछ कम हो रहा है, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ कम आएगा। अब हम पढ़ेंगे कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर जिसको हम बोलते हैं कंडेंसर भी बोलते हैं। कैपेसिटर एक डिवाइस होती है जो क्या करती है, चार्ज या इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करती है। क्या करती है, स्टोर करती है। चार्ज या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है। ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि चार्ज या इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करती है। देखो बच्चों, जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं जैसे पंखा, कूलर, मोटर, इन सब में एक सेल नुमा एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगी होती है जिसको बोलते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज को यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रखता है और स्टोर एंड गिव इट वंस। ये शुरू में हमें पता है कि जब इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं वो जब शुरू होते हैं तो ज्यादा एनर्जी रहती है। ऐसा क्यों है, कोई भी चीज है तो जब जैसे वो रेस्ट पे है, जैसे हम फैन की बात करते हैं, फैन की बात करते हैं तो ये क्या है, रेस्ट पे है और हम मोशन में लाना चाह रहे हैं, इसे मोशन में लाना चाह रहे हैं, तो इसकी अवस्था परिवर्तित हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अवस्था परिवर्तित हो रही है और ये अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करेगा। क्या करेगा, अपोज करेगा इसको। कौन सा नियम है ये, न्यूटन्स फर्स्ट
मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि कोई चीज रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहेगी, और या चल रही है यानी कि गतिमान है, मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए। ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को स्टार्ट करने के लिए, मैं बोल रहा हूँ कि स्टार्ट करने के लिए, चल एक बार स्टार्ट होने के बाद वो कम एनर्जी में चलती रहेगी, लेकिन उसको स्टार्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जितनी अपने सप्लाई होती है, अपने घर में जितनी सप्लाई होती है उससे ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो वो ज्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड कराता है कैपेसिटर। क्या करता है, चार्ज इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करता है और एक साथ उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस को देता है, जिससे वो डिवाइस स्टार्ट हो जाती है। एक बार वो मोशन में आ गई तो मोशन में आने के बाद वो चलता रहेगा अपने आप। ठीक है, तो कैपेसिटर का काम क्या है, चार्ज इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना। अब बात करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, देखो एक प्लेट ली, कंडक्टर की प्लेट ली जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, लेट अस कंसीडर इस पे प्लस क्यू चार्ज है। कितना चार्ज है, प्लस क्यू। ये ए सिचुएशन है। ठीक, अब क्या करेंगे, इसके पास एक न्यूट्रल प्लेट लेके आएंगे। न्यूट्रल प्लेट क्या होती है, न्यूट्रल प्लेट वो होती है जिसपे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस का मान समान होता है। ये पॉजिटिव है प्लस क्यू। अब बताता हूँ कि न्यूट्रल क्या होती है। न्यूट्रल का मतलब ये है कि इस पे कोई चार्ज नहीं है, ऐसा नहीं है, इस पे चार्ज होता है, लेकिन इस पे जितना पॉजिटिव, जैसे इस पे प्लस 10 है तो माइनस 10 होगा, जिस वजह से टोटल चार्ज कितना होगा इसका 0, इसलिए इसको न्यूट्रल बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रल का मतलब ये नहीं होता कि उसमें कोई चार्ज नहीं है, चार्ज है लेकिन जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, जिसकी वजह से वो कैंसिल आउट होके टोटल चार्ज उसका 0 बन जाता है, इसलिए उसको न्यूट्रल बोलते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, न्यूट्रल जो कंडक्टिंग प्लेट है इस पे क्या होगा, इसकी इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा इसकी वजह से, और बाहरी वाले सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, क्या होगा, ये पॉजिटिव प्लेट है जो कि हमने शुरू में ली थी, पॉजिटिव, इसकी इनर प्लेट पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और बाहर वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज। तो देखो अभी भी ये न्यूट्रल है, अभी भी इसका टोटल चार्ज 0 है, ये न्यूट्रल ही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि चार्ज उसके अंदर था, उसके सरफेस पे आया, केवल इतना काम हुआ अभी तक, न्यूट्रल है टोटल, क्योंकि टोटल चार्ज देखो जितने नेगेटिव उतनी पॉजिटिव, अभी भी ये न्यूट्रल है। अब हम इसको क्या करेंगे, ग्राउंडेड कर देंगे इस वाले पार्ट को, इसको ग्राउंडेड कर देंगे तो क्या होगा, ये वाली प्लेट जो पॉजिटिव चार्ज है ये प्लस क्यू है, और ये वाली प्लेट जिसके आउटर पार्ट को हमने ग्राउंडेड किया है, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो इसका चार्ज हो जाएगा -2, इसका प्लस क्यू है, इसका -2 है। तो ये इस व्यवस्था को, इस अरेंजमेंट को हम बोलेंगे कैपेसिटर। ठीक है, तो दो प्लेट्स कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं, जिसमें एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरी प्लेट पे उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो इससे हमें क्या पता चला कि कैपेसिटर का जो टोटल चार्ज है, देखो इस प्लेट का अलग चार्ज है +2, इसका अलग चार्ज है -2, लेकिन इस पूरी व्यवस्था को, इस पूरे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का टोटल चार्ज होता है 0। ये अच्छा क्वेश्चन है, टोटल चार्ज ऑफ कैपेसिटर इज 0। तो हमें कैपेसिटर के बारे में क्या बातें पता चली कि कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरिंग या चार्ज स्टोरिंग डिवाइस होती है। उसके अलावा इसका टोटल चार्ज कितना होता है, 0 होता है। अब देखते हैं कि कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है। अब देखते हैं कि कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, ऑफ ए कैपेसिटर। देखो कैपेसिटर क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस जो चार्ज या एनर्जी स्टोर करती है। ठीक है, चार्ज एनर्जी स्टोर करने वाली डिवाइस को तो बोलते हैं कैपेसिटर। और कैपेसिटेंस क्या बोलते हैं, वो कैपेसिटर यानी कि वो डिवाइस कितना चार्ज स्टोर कर पाता है अपने अंदर, कितना चार्ज स्टोर कर पाता है, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर पाता है, उसी को बोलते हैं उसका कैपेसिटेंस। इसको डिनोट करते हैं सी से। किसे डिनोट करते हैं, कैपेसिटेंस को डिनोट करते हैं सी से।
अब देखते हैं कि सी का फॉर्मूला क्या होता है। सी का फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। ये कंडक्टर है, लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर, ठीक है। इस पर चार्ज क्यों है, मतलब पहले से चार्ज क्यों है, ठीक है। इसके बाद चार्ज क्यों है तो इसका पोटेंशियल भी होगा कुछ, लेट अस कंसीडर इसका पोटेंशियल भी है। चार्ज शुरू में क्यों है, पोटेंशियल भी है। अब क्या करना चाह रहे हैं हम, इसको और चार्ज देना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं, इसको और चार्ज देना चाह रहे हैं। लेट अस कंसीडर वी हैव टू गिव इट dq चार्ज, इसको dq चार्ज देना है, ठीक है। हमें पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये चार्ज इसको हम देंगे, इस कंडक्टर को ये चार्ज देंगे, तो ये वाला जो चार्ज इस पे रखा हुआ पहले से, ये इसका अपोज करेगा, क्योंकि ये दोनों सेम नेचर के, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो क्या होगा, ये इसको देंगे तो ये अपोज होगा। कौन से नियम से, कूलाम रिपल्सिव फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में। कूलाम रिपल्सिव फोर्स लगेगा मतलब इस dq चार्ज को यहाँ से हमें जबरन उठा के यहाँ लेके आना है। क्या करना है, जबरन उठा के यहाँ लेके आना है। तो हमने पिछले चैप्टर में किया था कि अगर इसको यहाँ से उठा के यहाँ लेके आना है एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, तो उसी को क्या बोलते थे, पोटेंशियल भी बोलते थे। तो मतलब अगर हम इसको dq चार्ज दे रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स की सहायता से, इसको dq चार्ज दे रहे हैं, तो इसका पोटेंशियल भी dv से बढ़ जाएगा। जितना इसको चार्ज देंगे, जितना ज्यादा इसको चार्ज देंगे उतना ज्यादा इसका पोटेंशियल बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज देंगे उतना ज्यादा हमें काम करना पड़ेगा। इसके अपोजिट प्लस को चार्ज अपोज करेगा, तो थोड़ा अगर कम चार्ज लेके आएंगे तो कम अपोज करेगा, ज्यादा चार्ज लेके आएंगे तो ये ज्यादा अपोज करेगा, ठीक है। तो मतलब इस पर जो पोटेंशियल बढ़ेगा वो उसी रेशियो में बढ़ेगा जितना हम उसको चार्ज दे रहे हैं। तो इससे क्या एक्सप्रेशन निकला कि इसका कैपेसिटर, ये जो कंडक्टर है, इसका चार्ज जो है वो पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल जो है वो चार्ज पे डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल बढ़ेगा उसका, सही बात है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर हम हटाएं तो आएगा Q बराबर CV। इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसी को बोलते हैं, इस C को बोलते हैं कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है। इस C को बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। C बराबर Q अपॉन V। क्वेश्चन नंबर 1, इफ V बराबर 1 वोल्ट, समझना इस बात को, इफ V बराबर 1 वोल्ट तो C बराबर क्या होगा, Q होगा। मतलब किसी भी कंडक्टर को, ये कंडक्टर है, किसी भी कंडक्टर को दिया जाने वाले आवेश की मात्रा है कि द अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर is equal to the capacitance of the conductor if its potential is increased by 1 volt। मतलब किसी भी कंडक्टर को अगर हम इतना चार्ज दें कि उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ जाए, इतना चार्ज देने पे जो उसका कैपेसिटेंस होगा वही उसका कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं ग्राफ की, क्यों और V का ग्राफ। Q और V का ग्राफ क्या होगा, ये होगा Q और V का ग्राफ। Q और V का ग्राफ ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जितना हम Q बढ़ाएंगे, चार्ज बढ़ाएंगे, उतना ही उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। हमने यहाँ से देखा था कि जितना चार्ज बढ़ेगा उतना ही उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। तो ये इसका ग्राफ होगा। अब देखते हैं इसकी SI यूनिट, इसकी SI यूनिट क्या होती है। SI यूनिट होती है, यहाँ से देखो, क्यों, इनकी चार्ज की क्या होती है, कूलम, और ये क्या है V, वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, और इसी को बोलते हैं फैराड। ध्यान रखना ये फैराड है, इसको F, कैपिटल F से डिनोट करते हैं, ये फैराड है। एक और यूनिट आई थी पीछे, फैराडे। तो फैराडे एक यूनिट है चार्ज की, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फैराड एक यूनिट है कैपेसिटेंस की, और फैराडे जो यूनिट होती है वो चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट होती है, फैराडे, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी डायमेंशन की।
डायमेंशन। तो डायमेंशन ऊपर लिखते हैं। देखो फॉर्मूला क्या है, सी बराबर क्यू अपॉन वी। क्यू की डायमेंशन क्या होती है, क्यू क्या होता है, देखो वी बराबर क्यू बराबर आई टी, ऐसा होता है। क्यू बराबर आई टी होता है, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, आई टी होती है एम्पियर और इनटू टाइम की होती है सेकंड, एम्पियर इनटू सेकंड, ये होती है चार्ज की। अब बहुत बात करते हैं पोटेंशियल की। पोटेंशियल क्या होता है, W अपॉन क्यू। पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से देखा था कि इसको बोलते हैं पोटेंशियल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू, ये सारी चीजें हमने पिछले चैप्टर में देखी थी। V बराबर W अपॉन क्यू। तो W क्या लिख सकते हैं, इनके वर्क को क्या लिख सकते हैं हम, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन ये क्या है चार्ज, तो ये चार्ज की, इसको आई की, ठीक है। V बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या होती है न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होती है फोर्स की, इनटू ये क्या है डिस्टेंस है, डिस्टेंस की होती है मीटर, ठीक है। और इसकी लिखते हैं आई टी, आई क्या होता है एम्पियर इनटू ये क्या है टाइम है तो सेकंड। तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे यहाँ पे, तो C बराबर Q क्या है एम्पियर इनटू सेकंड अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर, ये न्यूटन, ये सॉरी न्यूटन किलोग्राम आएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और अब सारी चीजें ऊपर आएंगी, सेकंड स्क्वायर इनटू एम्पियर इनटू सेकंड, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, एम्पियर 2 एम्पियर तो एम्पियर स्क्वायर इनटू सेकंड स्क्वायर सेकंड, तो सेकंड की पावर 4 अपॉन किलोग्राम इनटू मीटर स्क्वायर। तो डायमेंशन क्या बनेगी, डायमेंशन बनेगी m, देखो m -1 l -2 m t -4 और एम्पियर a -2, ये बनेगी इसकी डायमेंशन, ठीक है। सॉरी देखो एम्पियर स्क्वायर ऊपर है तो ये आएगा और सेकंड की पावर +4 आएगी, ठीक है। ये होगा इसकी डायमेंशन। अब देखते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए आइसोलेटेड कंडक्टर, टॉपिक का नाम है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर, ठीक। तो लेट अस कंसीडर कंडक्टर, इसको प्लस क्यों चार्ज है, कंडक्टर को दिया गया सारा चार्ज उसके सरफेस पे आ जाता है, ठीक है। इसकी रेडियस कैपिटल R है, ठीक है। तो पोटेंशियल कितना होगा, V बराबर के क्यू अपॉन आर, इसकी सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा के क्यू अपॉन आर, ठीक है। वी नो दैट, अभी अभी हमने क्या देखा था कि Q इज प्रोपोर्शनल टू V, तो Q बराबर CV, तो C बराबर Q अपॉन V, ये देखा था अभी क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ V का मान अगर रखेंगे और इसके लिए V का मान कितना है के क्यू अपॉन आर, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 में मान रखेंगे तो C बराबर Q अपॉन के क्यू अपॉन आर, क्यू से क्यू कटेगा, C बराबर R अपॉन के, ठीक है। एक तो एक्सप्रेशन ये हो गया। अब इसी को और सोल्व करेंगे तो वी नो दैट के बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो C बराबर R अपॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, C बराबर के ऊपर जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, मतलब कैपेसिटेंस ऑफ दिस कंडक्टर इज डिपेंड्स अपॉन रेडियस ऑफ द कंडक्टर, मतलब ये क्या है
ये तीनों चीजें पाई 22/7 होता है, 4 ये भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, जिसका मान 8.85 10 टू द पावर -12 होता है। तो ये सारी चीजें कांस्टेंट हैं। तो सी जो है डिपेंड कर रही है उसके रेडियस पे, मतलब रेडियस जितनी ज्यादा बड़ी होगी उसका कैपेसिटेंस उतना ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, अब देखते हैं दो एग्जांपल इसके। एक एग्जांपल देखते हैं जो है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ कंसीडरिंग इट टू बी ए स्फेरिकल कंडक्टर और रेडियस दे रखी है 6.4 × 10⁶ मीटर। बोल रहा है कि अर्थ को क्या मानना है, एक कंडक्टर मानना है, स्फेरिकल कंडक्टर, अर्थ को एक स्फेरिकल कंडक्टर मानना है और इसकी रेडियस दे रखी है दे रखी है 6.4 × 10⁶ मीटर ये दे रखी है और बोल रहा है कि इसका कैपेसिटेंस निकाल के बताओ। तो we know that C बराबर Q upon V, क्वेश्चन नंबर 1। और अभी भी हमने देखा था कि इसके लिए स्फेरिकल कंडक्टर के लिए क्या होता है 4πε0 r। ठीक, तो C बराबर इसको r अपॉन k भी लिख सकते हैं क्योंकि k क्या होता है 1/4πε0। इसका मतलब 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा C बराबर r का मान कितना है 6.4 × 10⁶ अपॉन k का मान कितना है 9 × 10⁹। ठीक, C बराबर 6.4 अपॉन 9 × 10⁻, ये ऊपर जाएगा 6 × 10⁻⁹। C बराबर अगर इसको सोल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 0.71 × 10⁻⁶ -9। C बराबर 0.71 × 10⁻⁻3। ये इतना फैरेड आएगा, कितना फैरेड आएगा, इतना फैरेड आएगा। एक अगर एक पृथ्वी जितना बड़ा अगर स्फेरिकल कंडक्टर लें उसका अगर कैपेसिटेंस निकाले जाए तो वो इतना आएगा, मतलब इसका मान एक से बहुत कम है, एक से भी बहुत कम है। ठीक है, एक फैरेड से बहुत कम, मतलब फैरेड एक बहुत बड़ी यूनिट है कैपेसिटेंस की। ठीक, अगला न्यूमेरिकल है व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस 1 फैरेड। मतलब एक स्फेरिकल कंडक्टर बताओ की साइज बताओ एंड उसकी रेडियस कितनी होगी जिसका कैपेसिटेंस 1 फैरेड दे रखा है। एक पृथ्वी जितना बड़ा, मतलब अर्थ जितना बड़े से बहुत छोटी 0.711 × 10⁻³ फैरेड इतना कैपेसिटेंस मिल रहा था। तो बोल रहा है कि पृथ्वी से बड़ा होगा ये, तो ऐसा कैपेसिटर बताओ स्फेरिकल कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस 1 फैरेड हो। और आगे दे रखा है कि कैन यू कीप इट इन अलमीरा। ये तो यहीं से पता चल रहा है कि अलमीरा में नहीं रख सकते इसको, क्योंकि पृथ्वी को क्या अलमीरा में रख सकते हैं, पृथ्वी को अलमीरा में नहीं रखा जा सकता, ये भी नहीं रखा जा सकता। तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। C बराबर 1 फैरेड दे रखा है और होता क्या है स्फेरिकल कंडक्टर के लिए 4πε0 × r, इसको लिखते हैं r/k। तो C दे रखा है 1 फैरेड बराबर r में निकाला है और ना इसका होता है 9 × 10⁹। तो ये इधर आएगा तो क्या होगा r बराबर 9 × 10⁹। इतने मीटर का की रेडियस का, इतने मीटर की रेडियस का एक स्फीयर बनाना होगा जिसका कैपेसिटेंस कितना होगा 1 फैरेड होगा। अब देखो ये पृथ्वी से बहुत बड़ा है। ठीक है, अब देखते हैं अगला एग्जांपल। देखो कैपेसिटेंस 4πε0 × r कहाँ आया ये आया फ्री स्पेस पे। जब स्फेरिकल कंडक्टर को फ्री स्पेस में रखें यानी एयर में रखें तो आया है, यानी कि कोई भी मीडियम नहीं हो तब आया है ये कैपेसिटेंस। अब देखो अगर इसको इफ वी पुट द स्फेरिकल कंडक्टर इन मीडियम में रखें तो क्या होगा C = 4πε0। ये क्या है परमिटिविटी ऑफ मीडियम × r। C बराबर 4πε0
इसको क्या लिख सकते हैं हम, एप्सिलॉन एम को लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू रिलेटिव परमिटिविटी इनटू एप्सिलॉन आर आर। सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसको अलग कर लेंगे और इसको अलग कर लेंगे, तो ये क्या है, ये फ्री स्पेस में, इसको सी नॉट मान लो, फ्री स्पेस में कैपेसिटेंस है इसका स्फेरिकल कंडक्टर, सी बराबर सी नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर हम किसी मीडियम में रखें कंडक्टर को, स्फेरिकल कंडक्टर को, तो उसका जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ता है। देखो अभी तक जितनी फिजिकल क्वांटिटीज हमने पढ़ी थी, फोर्स इन मीडियम जो था वो फोर्स इन फ्री स्पेस का से कम हो रहा था। कितना कम हो रहा था, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी गुना कम हो रहा था। इसी प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम में, इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस से कम हो रही थी, कितना, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी गुना कम। और उसी प्रकार पोटेंशियल भी कम हो रहा था फ्री स्पेस से, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी गुना कम। सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी थी जिनको मीडियम में रखने पर वो कम हो रही थी, लेकिन ये पहली ऐसी क्वांटिटी है जो कि मीडियम में रखने पर इसका मान बढ़ रहा है। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल है, अगला न्यूमेरिकल क्या है कि कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इन फ्री स्पेस इज 2 पिकोफैराड। क्या है, 2 पिकोफैराड है। और उसमें मीडियम में क्या है, कैपेसिटेंस इन मीडियम में 12 पिकोफैराड। ठीक है, ये बोल रहा है कि फ्री स्पेस में 2 पिकोफैराड और इसमें मीडियम है 12 पिकोफैराड। ठीक है, और बोल रहा है कि इसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर का मान बताओ मेरे को। तो पहले इन दोनों में रिलेशन देख लेते हैं। सीएम मतलब मीडियम में कैपेसिटेंस क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन एम इनटू आर। सीएम क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर अपॉन एप्सिलॉन आर। सही बात है, अभी भी देखा था। ये क्या हो रहा है, सी नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, ये निकालना है हमें। एप्सिलॉन आर बराबर मीडियम में कैपेसिटेंस अपॉन फ्री स्पेस की कैपेसिटेंस, ये दोनों चीजें दे रखी है। एप्सिलॉन आर बराबर 12/2। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में पीको को बदलना जरूरी नहीं है अभी, क्योंकि हमें पता है कि इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो ये पीको आपस में कट जाएंगे। पीको को बदलना कोई जरूरी नहीं था। ठीक है, एप्सिलॉन आर का मान आ रहा है 2। अब बताए एक और न्यूमेरिकल। अगला न्यूमेरिकल है कि 2 स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ डिफरेंट रेडियस आर चार्ज्ड विद द सेम चार्ज। मतलब 2 कंडक्टर हैं, एक की R1 मान लो, एक की R2 रेडियस, दोनों अलग अलग बता रखी है। बोल रहा है कि दोनों में चार्ज सेम है, ये प्लस क्यों है, ये प्लस क्यों है। बोल रहा है कि दोनों में सेम चार्ज, सेम चार्ज। पहली बात ये बोलिए। दूसरी बात को क्या बोलना चाह रहा है कि the ratio of potentials at their surfaces is 1:2। मतलब इन दोनों का पोटेंशियल का रेशियो है 1:2, यानी कि इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल से आधा है, यानी कि इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल से दोगुना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, v1 = 2v2। क्या लिख सकते हैं ऐसा, v1 = 2v2। ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ऐसा लिख सकते हैं क्या। देखो v1 = 2v2 सही है, इसका पोटेंशियल कम है, इसका पोटेंशियल ज्यादा है, तो ऐसा नहीं, ऐसा लिख सकते हैं 2v1 = v2, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो c बराबर q/v, ये होता है फॉर्मूला। तो c1 बराबर q1/v1 और c2 बराबर q2/v2। अब q1 और q2 का मान क्यों दे रखा है, तो ये देखो c1 बराबर q/v1 बराबर c2 क्या होगा, q/v2। अब v1 और v2 में भी रिलेशन दे रखा है, वो रख दो, v2 = 2v1 रख दो, c1 = q1/v1 और c2 = q/2v1। तो इन दोनों का रेशियो पूछा है, c1/c2 = q/v1 × 2v1/q। आपस में कटेंगे, v1 v1 से कटेगा, c1/c2
अपॉन C2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 या C1 रेशियो C2 इज इक्वल टू 2 इज टू